ओके ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में आप सबको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया होगा। तो इसका आंसर है लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर को हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्लियर, बेसिकली ही वाज अ फ्रेंच नोबल मैन। क्लियर, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है, मैं बुक का नाम और उसके साथ उसकी ईयर मेंशन करता हूं, बहुत बार ये पूछ देते हैं। उस बुक का नेम है एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर, तो एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री बुक इन्होंने लिखी थी 1778 में, और इसी के बाद ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर, इन्होंने ऑक्सीजन को भी नेम किया है, यानी इन्होंने ऑक्सीजन जो अपना एलिमेंट है ना, उन्होंने इसको नेम किया है। ही इज ऑल्सो द जनरेटर ऑफ एसिड्स। एसिड्स का जो फॉर्मेशन है, जो उसके पीछे का पूरा रिसर्च है, वो इनके खिलाफ, मतलब इनके थ्रू पास हुआ था। दैट इज व्हाई वी नो लेवोजियर एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछा है आपसे अर्थ की क्रस्ट पे। देखो सबसे पहले तो मेटल पूछा है अर्थ की क्रस्ट पे, ना कि पूरे अर्थ या फिर पूरे एटमॉस्फेयर। क्लियर, तो जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो देखो, ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है, ये तो यहीं से कैंसिल हो गया। वी हैव कैल्शियम, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। क्लियर, और इसकी जो अर्थ में अवेलेबिलिटी है दैट इज 8.9%। ये अगर आपसे ऑपोजिट में पूछ जाए कि विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन, which is present approximately 46%। क्लियर, कैल्शियम का भी आप जान लो, ये 3% के आसपास अर्थ क्रस्ट में मिलता है, और गोल्ड का तो बहुत ही लो परसेंटेज है, इसलिए तो ये इतना महंगा है। अगर कहीं मान के चलो सबसे ज्यादा गोल्ड होने लगा, इसकी इतनी वैल्यू क्यों होगी। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, देखो ये हमारा एक एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस होता है। क्लियर, ये न्यूक्लियस जो है दिस इज द हेवीएस्ट पार्ट। हेवीएस्ट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें वी हैव न्यूट्रॉन्स which contains great mass and protons। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एटम की न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके आसपास रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर, तो पूछा है आपसे कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट क्या क्या है, तो द आंसर विल बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, जिन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया उनके बारे में यहाँ पूछा है, तो हिज नेम इज रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसे हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने पता लगाया कि जब भी हम किसी भी, अगर हम अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से, क्या था, एक यहाँ पे न्यूक्लियस था, इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से यहां से पास कराया। अब न्यूक्लियस जो है देखो, यहाँ पे या तो न्यूट्रॉन है या तो प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस है, लेकिन प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। इसने क्या देखा कि ये रेडिएशंस को ऐसे डिफ्लेक्ट कर दिया गया, तो प्रूव कर दिया कि ये जो बीच में कुछ एक ऐसा है जिसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज है और जो बहुत हैवी है। क्लियर, तो प्रोटॉन में तो देखो वैसे भी ज्यादा मास, ज्यादा वेट होता नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ होगा। इस तरीके से न्यूक्लियस की खोज की गई। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। हिग्स बोसॉन आर आल्सो नोन एज वेरी फेमस। हिग्स बोसॉन्स को हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही फेमस चीजें हैं। और जो हिग्स बोसॉन का नाम है ना, ये 1993 की एक बुक से लिया गया है, द गॉड पार्टिकल, जिसको लिखा है एक नोबेल लॉरेट है, उनका नाम है लियोन लीडरमैन। हिज नेम इज लियोन लीडरमैन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो हीलियम मॉलिक्यूल 4He2, तो एक बचा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है ये फ्री ऑफ चार्ज है। गॉट द पॉइंट, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखो, यहाँ तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, यहाँ आपको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिया और पूछा है कि इनमें से किसमें वी हैव नेगेटिव चार्ज। देखो अल्फा पार्टिकल तो याद कर लो कि ये हमारा हीलियम एटम है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर, उसके बाद जो बीटा पार्टिकल है दे आर नेगेटिवली चार्ज। इसका आंसर वैसे तो हमारा बीटा पार्टिकल है जिसमें चार्ज ऑफ -1 इलेक्ट्रॉन होता है। व्हाट द पॉइंट। अब जो गामा रेडिएशंस होते हैं दे हैव अ वेरी हाई स्पीड, और ये बहुत फास्टली पेनिट्रेट करते हैं, दे पेनिट्रेट वेरी फास्टली। ठीक है, एक्सरे जो होते हैं दे आर आल्सो चार्जलेस, इनका भी कोई चार्ज नहीं, दे आर चार्जलेस। तो आंसर इज बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज। अब हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है, मैं आपको ये सॉल्व करना बताता हूँ। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हैं हमको 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको दिया है इसमें 18। अब एक चीज याद रखना, किसी भी एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, विच मीन्स कि नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इसका मतलब है कि यहां पे अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 18 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 18 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ये 20 है। न्यूट्रॉन्स जो है ये 20 है। चलो कोई बात नहीं, इससे हमारे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। तो व्हाट इज द मास नंबर? जो हमारा मास नंबर होता है, लेट मी रिमाइंड यू, दैट इज ऑलवेज, मास जो है वो कहां पे स्टेशन है? सेंटर पे। तो मास इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आप यहीं पे पता लगा लोगे, दैट इज 20 प्लस 18 इज इक्वल टू 38। क्लियर? 38 कहां है? ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द आंसर। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आगे बढ़े, चलो अगला देखो। द एटम इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। क्लियर? बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, यानी कि उसमें मास नंबर वेरी करता है। तो याद करो, सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसे हम क्या कहते थे? आइसोटोप्स। क्लियर है? और अगर मान के चलो मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा डिफर कर रहा है, देन दे आर आइसोबार्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रेडियो एक्टिविटी किन्होंने डिस्कवर किया था? मैडम क्यूरी का नाम ऑब्वियसली रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, रदरफोर्ड का नाम भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। बोर ने तो बोरबरी रूल दिया था। क्लियर? और इन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। लेकिन जो डिस्कवरी है रेडियो एक्टिविटी की, दैट वी रिलेट विद बेक्वेरेल। क्लियर? तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी 1896 में हुई थी, व्हेन द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल ही वाज वर्किंग विद द फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। और यहां से इन्होंने देखा कि कुछ रेडिएशंस निकल रहे हैं, लेटर उन्होंने उसको नाम दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। थोड़ा सा बता देता हूं आपको फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज इज दैट चेंज which can be reversed, but chemical changes are those changes which cannot be recovered। जैसे देखो आपको बताता हूं, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक बार अगर आपने मिल्क से दही बना लिया तो क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हो? नहीं। अगर आपने कैंडल को बर्न कर दिया तो वो कैंडल खत्म हो गया, वापस से वो कैंडल आएगा? नहीं। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, नहीं, नॉट पॉसिबल। इसका एक वन एंड ओनली ऑप्शन क्या बचा? डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अब अगर हमको वापस से उस शुगर को हटाना है, देन दिस कैन बी डन थ्रू इवापोरेशन या और भी बहुत सारे प्रोसीजर है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ो। पैस्चराइजेशन, हाँ देखो एक चीज है, देखो पैस्चराइजेशन जो है वो मिल्क से रिलेटेड है। आजकल हम लोग कैंड मिल्क लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं कि दैट इज पैस्चराइज्ड मिल्क। क्लियर? तो इसीलिए पैस्चराइजेशन क्या प्रोसेस है? देखो यहाँ पे, पैस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर मिल्क इज हीटेड अप टू अ लॉन्गर टाइम एंड देन कूल्ड सडनली। क्लियर? इससे क्या होता है कि हम लोग इसको लोअर टाइम के लिए अपने पास में स्टोर करके रख पाते हैं, जिससे कि मिल्क जो है ये प्रिजर्व रहता है। और पैस्चराइजेशन इसका मतलब ये प्रोसीजर जो है, इसके जो फाउंडर है ही वाज लुइस पैस्चर। ओके, बिकॉज ऑफ इंप्यूरिटीज ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अगर किसी भी लिक्विड में इंप्यूरिटीज है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? इसमें एक टर्म रिलेटेड है, दैट इज वैंट ऑफ फैक्टर, जो आपको अभी यहां जानना नहीं है, लेकिन बस आप इतना जानो। जैसे मान के चलो, अगर आपने वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने मान के चलो किसी आइस में अगर आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आइसक्रीम के स्टॉल्स होते हैं, ये लोग ना आइस रखते हैं, वो भी मैश करके, यानी पाउडर्ड फॉर्म में, और उसके ऊपर ये लोग बहुत सारा सॉल्ट रख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना, ये इस आइस के मेल्टिंग पॉइंट को और कम कर देता है, यानी आइस जो है ये जल्दी से मेल्ट नहीं करेगा। क्लियर है? चलो, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस, ये यहां तक। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला देखो, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। यहां पे हमको चार चीजें दी हैं, सस्पेंशन, इमल्शन, टू सोल्यूशन और जेल। तो मिल्क जो है ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। तो मिल्क जो है वो किसका इमल्शन है? मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ फैट एंड वाटर। ओके, कुछ इसमें और भी अलग अलग अपने कंपोनेंट होते हैं। तो इमल्शन होता क्या है? इन विच वन लिक्विड जो कि जनरली अपना डिस्पर्स फेज में रहता है इज इन डिस्पर्शन विद अदर। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल होमोजेनाइज्ड मिल्क, मेयोनीज जो होता है, मेयोनीज जो आप लोग खाते हैं। उसके बाद ऑल्सो सम कटिंग फ्लूइड्स,
which is used to cut the metals. All of them are emulsions. Okay, आगे देखो, which type of colloidal system is expressed in the fog? जो fog होता है ना, which is one kind of a precipitation, उसमें कौन सा हमारा colloidal system है? So that is basically liquid in a gas. That is liquid in a gas colloidal system. Okay, आगे देखिए, after cutting cucumber, if salt is added, then water comes out due to, मान के चलो अगर आपने कुकुम्बर को कट किया और फिर उसके बाद आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया तो उसमें से पानी निकलता है, उसके पीछे क्या रीजन है? दैट रीजन इज ऑस्मोसिस. क्लियर? अब आपका काम क्या है? इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस. और जो हम लोग बेसिकली हमारे घर में वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफायर्स में एक कैंडल होता है जिसमें आरओ लिखा होता है. दिस आरओ स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस. क्लियर? तो आप क्या करोगे? यू विल टेल मी व्हाट डज ऑस्मोसिस मीन, वो पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन, और आप अपने लेवल पे रीड करोगे कि ये रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हमारे वाटर प्यूरिफायर्स काम करते हैं. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एलम्स प्यूरिफाई. देखो, एलम्स प्यूरिफाई वाटर. अब ये एलम क्या होता है? आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. बहुत बार आप लोग अगर बार्बर की शॉप पे जाते हो, सो आफ्टर ही हैज गिवन यू अ शेप, वो आपके फेस पे एलम, जिसे कि हम नॉर्मल पार्लेंस में फिटकरी बुलाते हैं, तो अगर आप एलम को पॉल्यूटेड वाटर में डालोगे ना, तो अपने आसपास इंप्योरिटीज को जमा कर लेगा. तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये करता है? वो प्रोसेस है कोआगुलेशन. क्लियर है? तो यहां अब हमारा क्वेश्चन है, which of the following process is not useful for the purification of solid impurities? ठीक है, तो सॉलिड इंप्योरिटीज के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एप्लीकेबल नहीं है? तो आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग कि अगर हमको क्रूड ऑयल को अगर हमको प्यूरिफाई करना है, जैसे मान के चलो कि हमें तो बेसिकली ऑयल क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है, फ्रॉम देयर वी डिस्टिल आउट पेट्रोल, डीजल, केरोसिन. उसके लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है ये हम लोग यूज करते हैं लिक्विड्स में, देयरफॉर डिस्टिलेशन इज द आंसर. अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस. तो ये हम लोग यही कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास में कंपाउंड है जहां पे कोई ऐसा सॉलिड मटेरियल है जिसे कि अगर हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए. क्लियर? क्रोमैटोग्राफी इज अ प्रोसेस जहां पे हम कलर के बेसिस पे प्यूरिफाई कर देते हैं. सो वन एंड ओनली ऑप्शन दैट इज डिस्टिलेशन. क्लियर? अगला प्रोसेस देखो, सॉलिड कैम्फोर से कैम्फोर वेपर, अगेन सॉलिड टू गैस. लास्ट स्लाइड में हमने देखा जैसे सब्लिमेशन. अगले में आओ. अब देखो, सॉइल लेयर में हमको सबसे मैक्सिमम इनमें से कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो मैंने बताया है कि ऑक्सीजन जो है ना, ये अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाला सबसे अबंडेंट एलिमेंट है. तो सॉइल लेयर पे भी सबसे अबंडेंट मटेरियल ऑक्सीजन ही होगा. क्लियर? तो ऑक्सीजन इज द आंसर ओवर हियर. आगे देखो, which of the following is the most common element in the universe? ये मैं आपको बताऊं. देखो, जैसे अगर आप सन का एग्जांपल लो तो सन में हाइड्रोजन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम. मैक्सिमम ऑफ द प्लैनेट, अगर आप जोवियल प्लैनेट जो कि बड़े प्लैनेट है उनके बारे में ले लो, या एंटायर गैलेक्सीज, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस ऑफ हाइड्रोजन. अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वांटिटी दूं तो 3/4 ऑफ द यूनिवर्स इज फिल्ड विद हाइड्रोजन. तो जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, दैट इज हाइड्रोजन. ओके, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल? प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, क्योंकि बाकी आयरन देखो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्टिंग की प्रोसीजर होती है. पोटेशियम जो है, सोडियम जो है, जो कि ग्रुप 1 के मेटल है, दे आर वेरी एक्टिव, वेरी रिएक्टिव. गोल्ड 2, तो आंसर इज ओनली प्लैटिनियम. क्लियर? आगे बढ़ो. हैवी वाटर का जो अपना केमिकल फॉर्मूला है दैट इज D2O. दिस इज मेनली यूज इन द रेडियो एक्टिव प्रोसेस. रेडियो एक्टिव प्रोसेस में हम लोग हेवी वाटर को यूज करते हैं. ये एक्चुअली वाटर का एक आइसोटोप या हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है ना, जिसे कि हम ड्यूटेरियम कहते हैं. तो ये हम लोग यूज करते हैं टू मॉडरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, सो दिस इज यूज एज अ मॉडरेटर इन द रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस. ओके, पर्ल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? तो पर्ल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आर्गोनाइट एंड कॉन्क्यूलिन. आर्गोनाइट इज नथिंग, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये 85% ऑफ टोटल पर्ल का जो अपना कंस्टिट्यूएंट है ये उसको बनाता है. और कॉन्कोलिन जो है दिस इज प्रोटीन. तो जो रिमेनिंग 10-15% है ये हमारा कॉन्कोलिन. ओके, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सफायर या रूबी, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. तो बेसिकली दिस इज अ प्रीशियस जेमस्टोन एंड इट इज अ वेराइटी ऑफ मिनरल कोरंडम. ओके, यहां पूछा आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है CuSO4.12H2. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर.
क्लियर। और ये हम बेसिकली बनाते हैं बाय कैल्शियम जिप्सम। जिप्सम में जब हम लोग थोड़ा सा कैल्शियम कंपोनेंट ऐड करते हैं ना, फ्रॉम देयर वी मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। क्लियर। खाली ये जान लो कि लाइमस्टोन जो है ना, ये रॉक का एक टाइप है, एंड दिस इज अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं, आई होप यू मस्ट बी नोइंग, बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ वेदर्ड मटीरियल। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। सबसे पहले तो जो जो रिएक्ट करता है, आयरन रिएक्ट करता है, बिल्कुल रस्टिंग की प्रोसीजर है। एल्यूमिनियम ऑब्वियसली रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट। द वन एंड ओनली मेटल या मटेरियल विच डज नॉट रिएक्ट इज लेड। ओके, एक और चीज याद रखना कि मैग्नीशियम जो है ना, दिस डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ उसका रिएक्शन होता है, लेकिन कोल्ड के साथ नहीं होता है। ओके, चलिए। बॉक्साइट इनमें से किसका ओर है। बॉक्साइट जो ओर है इसमें क्या होता है, देखो बॉक्साइट इज बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एक एल्यूमिनियम का ओर है, एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर। ये जनरली हमको हाइड्रेटेड फॉर्म्स में मिलता है, यानी इसमें कुछ ना कुछ डॉट H2O, उसमें वाटर के कंपोनेंट्स एडेड होते हैं। आगे बढ़िए। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग, और जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस है वहां पे थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस हम क्या करते हैं ना, वी एड अ लेयर ऑफ जिंक टू इट्स, जिसके चलते दिस रेड्यूसेस रस्टिंग प्रॉब्लम। तीन चीज आपने जाना, रस्टिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हैं, जिंक को ऐड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अगला देखो, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, इनमें किसकी कोटिंग होती है, गैल्वेनाइज्ड, यही तो अभी हमने बात किया। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स दे हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक। ओके, सो आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। लेट अस मीट अनदर डे।